तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो जल प्रदूषण पे है। वाटर पोल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस यूनिट में हम देखने वाले हैं कि जो वाटर पोल्यूशंस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके रीज़न क्या है और उसको कैसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे ITI कर रहे हो, BTech कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या BCom कर रहे हो, या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, BA BSc, अगर आप में इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक सारे यही रहते हैं अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपका सब्जेक्ट रहता है। ओके, और इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 3 की, जो कि हमने डिज़ाइन किया है कम्प्लीटली बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें हम देखने वाले हैं कि वाटर पोल्यूशंस क्या है। इसके पहले हम देख चुके हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। कंप्लीट यूनिट जो है हमारी सेकंड वो अपलोड हो चुकी है और उसको आप जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा और भी जो वीडियोज़ हैं हमारी चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि वाटर पोल्यूशंस क्या है और इसका जो सिलेबस है उसमें है इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, वाटर में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, एंड कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशंस, जो कॉजेस होते हैं, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशंस बनता है। और जल प्रदूषण के जो सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस, की वाटर जो पॉल्यूट हो रहा है आपको किस वजह से हो रहा है। एंड इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन की हेल्थ है उस पर किस प्रकार से, मानव की जो स्वास्थ्य है उस पर कैसे जल प्रदूषण प्रभाव डाल रहा है। एंड इसके अलावा विलेय ऑक्सीजन की अवधारणा एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ओके, O2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं, जैसे कि BOD एंड COD, जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये हम सारी टॉपिक्स जो है कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल के साथ इसको देखेंगे इसमें। और इसमें है आपका रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको हम देखेंगे COD जिसे बोला जाता है। एंड है प्रिवेंशंस ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशंस होता है उसको आप कैसे कैसे सिस्टम का यूज़ करके आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और पॉल्यूशंस को रोक सकते हैं। और इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे तो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वह कैसे किया जाता है वाटर का। तो ये सारे टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आता है BTOP में और अदर एग्जाम में, क्योंकि हम यहाँ पे देखने वाले हर एक उस टॉपिक को जो कि वाटर पोल्यूशन से लिया गया है या वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और देखिए और समझिए चीज़ों को, जिससे आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं अगर आप प्रॉपर इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक, क्योंकि हम एक ही यूनिट के अंदर सारे टॉपिक्स कवर करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल्स में मैंने सारी चीज़ें समझा दिया है। आप चलिए हर एक टॉपिक को समझते हैं। इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी, जल प्रदूषण की। तो जब हानिकारक पदार्थ, जिसको हम प्रदूषक के नाम से जानते हैं, पानी में मिलकर उसे पीने और जो खेती और जलीय जीवन के लिए हानिकारक बना देते हैं, तो वो कहलाता है जल प्रदूषण, ओके, या इसी को हम प्रदूषित जल कहते हैं। ओके, तो जो हानिकारक पदार्थ हैं उस हानिकारक पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, जितनी भी हानिकारक चीज़ें वो अगर वो पानी में मिल जाती हैं तो प्रदूषण का कारण बनती हैं। ओके, और इसके कारण क्या हो सकते हैं आप देखेंगे इसमें। गंदे पानी जैसे होता है घरेली, तो घर का जो गंदा पानी होता है वो क्या करेगा, घरों की नाली में जो पानी होता है वो एक गंदा पानी होता है और वो जाके जल प्रदूषण का कारण बनता है जब ये नहरों में, नदियों में गिरता है। ओके, औद्योगिक कचरा, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें बहुत ही ख़राब और बदबूदार केमिकल निकलता है, उसको क्या किया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है ऐसी नदियों में, ऐसी नहरों में, ऐसे तालाबों में जहाँ पे लोग रहते हैं, जानवर पानी पीते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो प्रदूषण का कारण बनता है और यही होता है जल प्रदूषण का मेन रीजन। ओके, फिर एक किसी का बहाव, जैसे कि खाद व कीटनाशक बारिश के साथ मिलकर पानी में बह जाते हैं, ऐसे पानी में जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जीव जंतु रहते हैं और वो वहाँ पे जाके नुकसान पहुँचाते हैं उन सारी चीज़ों को। के तेल का रिसाव, जैसे जो जहाज़ होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, कंटेनर में ऑयल भर के जो है एक दूसरे जो है देश से सप्लाई किया जाता है, और उस कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जहाज़ में, ये जल जाता है जहाज़, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तेल पानी में गिर जाता है और वो जाके जो है पूरे इन्वायरमेंट में जो पानी फैला हुआ है जिस उस पार्टिकुलर एरिया में, सारा पानी जो है ख़राब कर देता है। तो जहाज़ों से जो समंदर में तेल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस कंडीशन में तेल का रिसाव हो जाता है और ये जाके वातावरण में जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है कि तेल रिसाव से कैसे जो है
प्रदूषण होता है। प्लास्टिक कचरा तो आपको पता ही होगा, नदी में और तालाबों में अगर फेंक देते हैं तो ये सड़ता नहीं और जानवर इसको खाते हैं और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, काफ़ी हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, जानवर के लिए, सब के लिए जो पानी को पीते हैं। तो उस कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और ये प्लास्टिक कचरा जो है इसको नहीं फेंकना चाहिए। और फिर है गर्म पानी। गर्म पानी में क्या होता है, जैसे बिजली घरों से निकलने वाला जो गर्म पानी। अब तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है कि जल प्रदूषण जो होता है वो होता क्या है, जब प्रदूषक पानी में मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, हानिकारक बना देते हैं पानी को। और इसके कारण है जैसे घरेलू गंदा पानी, औद्योगिक कचरा, कृषि का बहाव, तेल का रिसाव और प्लास्टिक कचरा के साथ साथ गर्म पानी। तो आई होप अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप प्रॉपर लिख सकते हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जल प्रदूषण क्या है और उसके कारण क्या है। और हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए एक बार इंग्लिश में समझा देते हैं आपको। डेफिनेशन देख लीजिए वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ओके इन वाटर्स बॉडीज, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड ओशियन, सो दैट मेक the water unfit for drinking and agriculture and aquatic life। okay, अभी तक हमने देखा वाटर पोल्यूशन क्या है, उसके कारण क्या है। अब उसके इम्प्योरिटीज़ के बारे में देखेंगे या उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं। पानी में दो तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, पहली निलंबित अशुद्धियाँ और दूसरी घुली हुई अशुद्धियाँ। तो निलंबित अशुद्धियाँ वो होती हैं जो पानी में घुलती नहीं हैं, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मिट्टी हो गया, ये घुलती नहीं है, रेत हो गया, पत्ते हो गए, सूक्ष्म जीव। अब कहेंगे आप मिट्टी तो घुल जाती है, बट मिट्टी घुलने के बाद नीचे बैठ जाती है। ओके, तो ये क्या होती हैं, निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं और रेत भी बैठ जाती है नीचे। और घुली अशुद्धियाँ जो होती हैं वो होती हैं जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लवण हो गए। लवण में क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कठोर पानी में पाए जाते हैं। जो भी कठोर वाटर ड्रिंक करते हैं उसके वाटर में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। फिर गैस हो गए, तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो वाटर के अंदर रहती हैं। और फिर है यहाँ पे रसायन। रसायन में नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये चीज़ें वाटर के अंदर मिक्स हो जाती हैं और जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं प्रॉपर ऐसे। ओके, जहरीली धातुएं जैसे सीसा हो गया, पारा हो गया, ये भी मिक्स हो जाता है। तो ये जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनको आप हाथों से अलग नहीं कर सकते और ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं डिसॉल्व। ओके, जो घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि ऐसी शुद्धियाँ होती हैं जो कि पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं। और निलंबित अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स नहीं होती हैं। तो ये आप इनको अघुलनशील या घुलनशील के नाम से जान सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एक बार हम इंग्लिश में आपको समझा देते हैं सारी चीज़ें। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, डिफिनेशन देख लीजिए। डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती हैं। कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, इनको फिल्ट्रेशन की जो प्रोसीजर होता है उसकी हेल्प से दोबारा से हम हटा सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है, वाटर में कोई मिक्स हो जाता है, जैसे मड हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया, प्लांट लीव्स, इन सारी चीज़ों को आप हाथों से या मशीन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है, इसमें जो फिल्ट्रेशन की प्रोसीजर होती है उसकी हेल्प से ये पॉसिबल है। ओके, फिर डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़, तो यहाँ पे क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड हो जाती हैं और ये नॉट डिसॉल्वेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ डिफिनेशन देख लीजिए। डिसॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, जो कि कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि बॉइलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या किया जाता है, बॉइलिंग टू रिमूव। तो जो वाटर होता है उसमें बॉइलिंग करने के बाद इस चीज़ों को हटाया जा सकता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और जो भी वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको बॉयल करना पड़ता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी तक हमने देखा वाटर पोल्यूशन क्या है, उसका रीज़न क्या होता है एंड उसके अलावा इसमें इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं। दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे वाटर जो पोल्यूशन होता है वो होता क्यों है, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, तो इसमें है घरेलू गंदा पानी। जो घरेलू गंदा पानी होता है, घरों से निकलने वाला, नालियों से निकलने वाला पानी, वो सारी चीज़ें वाटर पोल्यूशन का कारण बनती है। क्योंकि ये गंदा पानी जाके नहरों में, नदियों में मिलता है और जो पानी स्वच्छ होता है उसको गंदा कर देता है। औद्योगिक कचरा, जैसे फैक्ट्री में जो केमिकल होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है, उसको नदियों में, नहरों में फेंक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जाके एक प्रकार से जल प्रदूषण का कारण बनता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करती हैं, उसका जो वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर स्टोर करती हैं, जिससे वाटर जो होता है पॉल्यूशन ना हो सके या नहरों में उसको डायरेक्टली फेंकती नहीं है। तो उस कंडीशन में वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर है जैसे कृषि का बहाव, जैसे खाद हो गया, कीटनाशक हो गया, अगर खेतों में छिड़काव किया जाता है फिर बारिश के साथ ही बहने के बाद और जाता है नहरों
में, तालाबों में, नदियों में, वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उस पर बहुत ही ख़राब असर डालता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर है तेल का रिसाव। तेल का रिसाव जहाज़ों से जो तेल ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उस कंडीशन में तेल जो कंटेनर में लेके जाते हैं, इन केस कोई हादसा हो जाता है या कोई जहाज़ जो है जल जाता है, तो जो तेल होता है सारा तेल समंदर में ऊपर ऊपर तैरता रहता है। अब ये क्या करता है, जो उसमें वनस्पति है, जो वहाँ पे नेचर है, जो सर्वाइव करने वाले जीव हैं, उन पे काफ़ी बुरा असर डालता है और उनकी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वहाँ तक कि एनिमल्स जो होते हैं, जो उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, मछलियाँ हो गई, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन का एक रीज़न है। एंड दूसरा है प्लास्टिक या कचरा। तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग फेंक देते हैं नदियों में, तालाबों में। अब जो उसमें मछलियाँ रहती हैं, जो जानवर रहते हैं, उसको खा लेते हैं और उन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है उन चीज़ों का। ओके, और गर्म पानी, जैसे बिजली घरों से जो बिजली बनती है, वो पानी क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है डायरेक्ट नहरों में। अब नहरों में जब वो पानी गिरता है तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो वहाँ की जो वनस्पति है, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पानी ठंडा होता है तभी एनिमल्स उसमें सर्वाइव कर पाते हैं, जो वनस्पति है वो उसमें डेवलप होती है। और उसके बाद जब गर्म पानी उसमें पड़ता है तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालती है और इससे जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो बिजली घरों से निकलने वाला जो गर्म पानी है, नदी में फेंकने वाला जो कचरा है, और जो तेल का रिसाव होता है जहाज़ों से, कृषि का बहाव कीटनाशक से हो गया या खाद का हो गया, और औद्योगिक कचरा, फैक्ट्री का जो केमिकल होता है, ये सारी चीज़ें जाके वाटर को गंदा करने का काम करती हैं और यही वाटर पॉल्यूशन का मेन रीज़न होता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें वातावरण को दूषित करने का काम करती हैं। जो वाटर होता है उसको दूषित करने का काम करती हैं, वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो क्रिएट करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी तक हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखा है। अब हम उसको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था उसको और भी डिटेल्स में समझेंगे। घरेलू स्रोत में आता है, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, नालियों का जो पानी होता है, ये सारी चीज़ें वाटर पॉल्यूशन का कारण बनती है। औद्योगिक स्रोत में क्या आता है, जैसे फैक्ट्री का केमिकल हो गया, ओके, और जो केमिकल के अलावा भारी धातुएं हो गई। एंड कृषि स्रोत में आता है कीटनाशक, खाद, पशु का जो वेस्ट होता है। प्राकृतिक स्रोत में आता है मिट्टी का कटाव, ज्वालामुखी की जो राख होती है, ये सारी चीज़ें पानी में गिरती हैं और पानी को ख़राब कर देती हैं, वाटर को ख़राब करने का काम करती हैं। तो जल प्रदूषण का मेन कारण बनता है। तो तापीय स्रोत में क्या होता है, जैसे बिजली घरों से निकला गर्म पानी, ये क्या करता है, एक वाटर को पॉल्यूशन करने का मेन कारण बनता है। ओके, तेल व प्लास्टिक प्रदूषण, तेल का रिसाव हो जाता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जब उसमें रिसता है तेल या बहता है तो समंदर में और नदियों में जाके ये काफ़ी ख़राब जो इन्वायरमेंट बना देता है और नेचर को ख़राब करने का काम करता है। चलिए आपको इंग्लिश में समझा देते हैं। डोमेस्टिक सोर्स में क्या आता है, जैसे कि सीवेज हो गया एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स हो गया, एंड इसके अलावा सोप, डिटर्जेंट्स, ये सारी चीज़ें वाटर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। एंड इंडस्ट्रियल सोर्स में केमिकल्स हो गए, एंड एग्रीकल्चर सोर्स में पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया। सो दिस इज़ द मेन रीजंस ऑफ एयर पॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर है सच से। थर्मल सोर्स में हॉट वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज, ओके, ऑयल एंड प्लास्टिक पॉल्यूशंस। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने देख लिया है इसमें और भी डिटेल्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वाटर पोल्यूशन के कारण, वाटर पोल्यूशन जो होता है उसमें अशुद्धियाँ और वाटर पोल्यूशन के स्रोत, पहले तो नॉर्मल, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करके मैंने समझाया आपको। ठीक है, आप देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब जो ह्यूमन हेल्थ होती है, हम और आपके जो हेल्थ है उस पर कैसे इफ़ेक्ट डालता है, उन चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ही ख़राब चीज़ है और बिना वाटर के आपका जीवन नहीं है, मेरा जीवन नहीं है। ओके, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जल प्रदूषण से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये गंदे पानी में कीटाणु हो सकते हैं, रसायन और जहरीली धातुएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। इसके प्रभाव क्या है, जैसे कि जल जनित रोग, जैसे कि इसमें आता है हैज़ा जो बीमारी होती है, अगर वाटर पॉल्यूशन है और उस वाटर को आप ड्रिंक करते हैं तो उस कंडीशन में हैज़ा होने की कम जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इसके अलावा टाइफाइड हो गया, टाइफाइड जो बीमारी होती है ये भी वाटर पॉल्यूशन का मेन रीज़न है। एंड दस्त, ओके, एंड पैचेस, ये सारी जो बीमारियां हैं ये होती हैं वाटर पॉल्यूशन से। ओके, फिर त्वचा रोग, जैसे खुजली हो जाना और एलर्जी रोग हो जाना और चकत्ते पड़ जाना बॉडी पे, ये सारी चीज़ें होती हैं वाटर पॉल्यूशन से। पेट की समस्याओं में जैसे पेट दर्द होना और उल्टी होना, तो ये सारी चीज़ें वाटर पॉल्यूशन के द्वारा होती हैं। और श्वास संबंधी जो नुकसान होते हैं, जैसे कि शीशा हो गया, पारा हो गया, जैसे धातु दिमाग को प्रभावित करती हैं।
तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। फिर स्नायु तंत्र को नुकसान करती हैं, जैसे कि सीसा, पारा जैसे जो धातुएं होती हैं दिमाग को प्रभावित करती हैं। फिर लंबी अवधि की बीमारी जैसे कैंसर हो गया, ये काफ़ी समय तक रहता है और इंसान की डेथ भी हो जाती है, और किडनी का फेल हो जाना। तो ये सारी चीज़ें वाटर पोल्यूशन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और इसमें क्या होता है, जब किडनी फेल होती है तो आर्सेनिक फ्लोराइड के कारण होता है। ओके, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं कि जल जनित रोग क्या होता है, त्वचा रोग क्या होता है, और पेट की जो समस्याएं होती हैं इनका जो रीज़न क्या है, मेन सिंपल सा वाटर पोल्यूशन। ओके, वाटर पोल्यूशन पे कंट्रोल, मतलब इन रोगों पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। ओके, वाटर बोर्न डिसीज़, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, स्किन प्रॉब्लम्स, स्टमक एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स, ओके, नर्वस सिस्टम डैमेज प्रॉब्लम्स, ओके, एंड लॉन्ग टर्म इलनेस, कैंसर्स, किडनी फेल्योर्स ड्यू टू केमिकल टॉक्सिन्स लाइक आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। ओके, दिस इज द मेन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ओके, दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जो वाटर पोल्यूशन होता है वो ह्यूमन की हेल्थ पे किस प्रकार से जो है असर डालता है। और अब हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, DO। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो DO का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऐसी ऑक्सीजन जो कि वाटर के अंदर मिक्स होती है, घुली हुई होती है। ओके, तो घुली हुई ऑक्सीजन या DO का मतलब है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस की मात्रा। ओके, यह जलीय जीव जैसे कि मछली होती हैं, पौधे होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, ये सारी जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जैसे कि जीवित रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है DO के। तो जीवित रहने के लिए ज़रूरी मछली व अन्य जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा या डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो उस कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ओके, तो पानी की क्वालिटी का संकेत। ओके, ज़्यादा DO का मतलब है साफ़ पानी, मतलब ज़्यादा अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन रहेगी तो उस कंडीशन में जो उसके अंदर एनिमल्स हैं, जो मछलियाँ हैं, जो जीव हैं, वो सांस लेने में कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और कम DO का मतलब है गंदा पानी है, तो गंदे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इस वजह से जो एनिमल्स, जो मछलियां हैं, वो सारी उनका जो है डेथ हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसकी क्वालिटी जो होती है वो बताती है कि अगर ज़्यादा DO है तो साफ़ पानी और कम DO है तो गंदा पानी। आई होप दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब इसका लेवल एक होता है जिससे इसको मेज़रमेंट किया जाता है कि जो DO का लेवल है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, उसका लेवल कितना है। ओके, अच्छे खराब पानी को मेज़रमेंट करने के लिए तो इसमें अगर 4 से लेकर 8 mg पर लीटर के हिसाब से डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है तो ये क्या कहलाता है, पानी अच्छा होता है। ओके, और अगर किसी पानी का जो DO लेवल है 3 mg पर लीटर से कम हो जाए तो मछलियाँ जो होती हैं उसकी डेथ हो जाती है या डेथ हो सकती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी पानी की क्वालिटी को मेजरमेंट करने के लिए। अब इस प्रभावित करने वाले कुछ कारण होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, ठंडा पानी ज़्यादा ऑक्सीजन घोल सकता है। ओके, तो इसमें जो DO रहता है वो ज़्यादा रहता है। और जो प्रदूषण होता है, गंदगी और जैविक कचरा ऑक्सीजन ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण के कारण पानी गंदा हो जाता है और DO का लेवल डाउन पड़ जाता है। पौधे जैसे दिन में प्रकाश संश्लेषण से DO बढ़ता है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर है। एंड इसका एग्जांपल है जैसे कि पहाड़ों का जो साफ़ पानी होता है, साफ़ नदी होती है, उसमें DO ज़्यादा होता है, मतलब जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, प्रॉपर शुद्ध और साफ़ पानी होता है। तो पहाड़ों की जो साफ़ नदियाँ होती हैं इसका एग्जाम्पल है, जिसमें ज़्यादा DO होता है, मतलब स्वच्छ पानी होता है और आप प्रॉपर उसका यूज कर सकते हैं। और जो गंदा नाला या जो नाली होती हैं उसमें गंदा होने का रीज़न ये होता है कि उसमें जो DO लेवल होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, उसकी मात्रा जो है कम होती है। ओके, तो कम DO मतलब ख़राब पानी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलिए मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ एक बार आपको। तो डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। डिसॉल्व ऑक्सीजन्स, DO मीन्स द अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन्स गैस, ओके, O2 डिसॉल्व इन वाटर, and it is very important for aquatic life like fish, plants and microbacteria. Okay, and importance is aquatic life survivals and indicators of water quality. Okay, and high DO means clean and healthy water and low DO means polluted water. Okay, and ideal levels इसके होते हैं। एंड इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर्स है, पॉल्यूशंस है एंड प्लांट्स हैं। ओके, एंड एग्जांपल्स इज ए क्लीन रिवर इन द माउंटेन्स, हाई DO, ओके, मीन्स गुड वाटर क्वालिटी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ DO है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होता है, और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इन चीज़ों को लिख सकते हैं, प्रॉपर आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा या समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन क्या है, उसकी रीज़न क्या है, वाटर पोल्यूशन की जो ह्यूमन हेल्थ होती है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, और डीओ का मतलब क्या होता है, यूज़ क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए अब देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग के नाम से इसको जाना जाता है, या आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब है पानी में मौजूद जैविक पदार्थ, जैसे कि जो गंदगी होती है, कोई भी सड़ने वाली चीज़ हो सकती है। ओके, इसको सड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जो मात्रा होती है वही कहलाती है BOD। ओके, तो BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जिससे मान लेते हैं कोई पानी है और उसके अंदर कोई गंदगी पड़ी हुई है, अब उस गंदगी को सड़ाने के लिए जो उसमें बैक्टीरिया हैं उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अब वो जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि उसमें कितनी गंदगी है कि उसको सड़ाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो इसमें आमतौर पर 5 दिन और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापा जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका महत्व देख लीजिए। तो जल प्रदूषण का संकेतक है, ये बताता है कि जो वाटर है वो पोल्यूटेड है या नहीं है। जल प्रदूषण में कैसे काम करेगा वो देखेंगे। ज़्यादा BOD का मतलब होता है ज़्यादा प्रदूषण, ज़्यादा गंदगी। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि वो क्या करेगा, जो जैविक पदार्थ हैं, जो गंदगी उसको सड़ाने में काम करेगा, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन ज़्यादा लग रही है मतलब ज़्यादा BOD, तो ज़्यादा BOD मतलब ज़्यादा गंदा पानी। ओके, और इसमें है कम BOD, तो कम BOD का मतलब है कम से कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। ऑक्सीजन की संख्या बहुत ही मतलब कम हो तभी काम चल जाएगा। तो उस कंडीशन में पानी साफ़ होता है तभी ये पॉसिबल है। तो कम BOD का मतलब होता है वाटर क्लीन है और साफ़ है, और ज़्यादा BOD का मतलब होता है वाटर जो है वो दूषित है और प्रदूषित है, और इसमें बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ओके, आई होप दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब गंदे पानी के उपचार केंद्रों में यह जांचा जाता है कि जो पानी होता है उसको छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। अगर इसमें क्या किया जाता है, चेक कर लिया गया और BOD का लेवल ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, पानी गंदा है और उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और कम BOD रहेगा तो उसको छोड़ा जा सकता है नहरों में, नदियों में। ओके, आदर्श लेवल क्या होता है इसका, अच्छे पानी का जो BOD होता है वो 3 mg पर लीटर से कम होता है। ओके, और प्रदूषित पानी का जो BOD होता है वो 5 mg पर लीटर से ज़्यादा होता है। ओके, उदाहरण देख लीजिए इसका, जैसे कि जो गांव होता है, शहर होता है, उसकी जो नाली का पानी होता है उसमें ज़्यादा BOD होती है। इसका रीज़न क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की संख्या उसमें ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा गंदगी होती है, और उसमें बैक्टीरिया जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जो जैविक पदार्थ उसमें पड़े हुए हैं, उनको सड़ाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ज़्यादा BOD लगती है। एंड पहाड़, नदी जो पानी होता है पहाड़ों पर होता है नदियों का, उसमें कम BOD हो, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पानी एकदम क्लीन है, वहाँ पर गंदगी बहुत ही कम होगी या ना के बराबर होती है, तो उस कंडीशन में पानी क्लीन होता है, साफ़ होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसकी या फिर आपसे डेफिनेशन के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस और इसका लेवल और एग्जांपल सारी चीज़ें पूछ सकता है, समझाने के लिए आपसे बोलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ एक बार, डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स BOD इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियाज to decompose organic matters presents in water over a certain period, okay, usually 5 days at 20 degree centigrade। okay, importance क्या है इसकी, importance देख लीजिए। This is the indicators of water pollutions। high BOD means more pollutions, more organic waste। okay, low BOD means clean water। okay, and use of wastewater treatment plants to check if water is safe to release back into rivers। okay, and ideal levels and examples is sewage water। okay, high BOD because it has lot of organic waste, need more oxygen to decompose। okay, and माउंटेन रिवर वाटर लो BOD मीन्स क्लीन वाटर। आई होप चीज़ें आपको क्लियर है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, मैंने दोनों लैंग्वेज में समझा दिया है आपको। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और हम देखेंगे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है हमारा एक टॉपिक, उसको देखेंगे, और बहुत सारी टॉपिक हैं जो हमने सिलेबस में देखा था, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम COD मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे BOD था वैसे ही COD है, और आपसे पूछ सकता है कि BOD और COD के बीच में क्या डिफरेंस है मेन। तो अगर आप दोनों चीज़ों को पढ़ के जाते हैं तो प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, या आपसे COD के डिफिनेशन के साथ साथ उसके मेन पॉइंट्स पूछ सकता है। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है।
तो आप देखिए यहाँ पे परिभाषा, रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मतलब होता है पानी में मौजूद सभी जैविक व कुछ अकार्बनिक पदार्थों को रासायनिक रूप से आश्रित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो जो मात्रा होती है उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं या रासायनिक ऑक्सीजन नाम से जाना जाता है। ओके, तो जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे जैविक पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक भी पदार्थ हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को रासायनिक रूप से आश्रित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो जो मात्रा होती है उसी को हम COD के नाम से जानते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए मेन पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। कुल प्रदूषण को मापता है जैसे कि जैविक प्लस कुछ अकार्बनिक, तो जैविक और अकार्बनिक दोनों चीज़ें रहती हैं इसमें, तो ये प्रदूषण को मापने का काम करता है। तो ये क्या बताता है कि अगर ज़्यादा COD है मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है अगर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। ओके, और अगर ये बताता है कि कम COD है तो उस कंडीशन में वाटर पोल्यूशन कम है। ओके, यह टेस्ट जल्दी हो जाता है, कम टाइम लेता है और उद्योग में प्रदूषण जो होता है उसको जांचने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और चलो हम इसको इंग्लिश में एक बार समझ लेते हैं प्रॉपर। तो डिफिनेशंस है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, जिसमें हम COD के बारे में देखेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट्स इन वाटर। ओके, की पॉइंट्स इज मेजर्स टोटल पॉल्यूशंस ऑर्गेनिक एंड सम inorganic. Okay, high COD means more pollutions, faster and tested. This is the very fastest. Okay, and used in industries and wastewater treatment to check pollution level. Okay, examples is industrial wastewater usually has high COD because it कंटेन्स मैनी केमिकल्स। ओके, जो कंपनियों का केमिकल्स होता है, जो कंपनियों का केमिकल जाके वाटर में मिल जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है उसका या जो वेस्ट वाटर होता है उसमें COD का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ हाई COD हो जाता है जिसकी वजह से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और ये वाटर जो है काफ़ी ख़राब होता है, जल प्रदूषण बनाने का मेन रीज़न बन जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो COD होता है वो क्या है और इसका मतलब क्या होता है और इसका काम कहाँ पे होता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। अगर एग्जाम में आता है तो प्रॉपर आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सारी चीज़ों को के जो हमने देखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिया हैं कि पोल्यूशंस क्या है, पोल्यूशंस में वाटर पोल्यूशंस के साथ साथ आपका किसके रीजन क्या है और वो रीजन के साथ COD, BOD और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्या है। आप देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर पोल्यूशन तो आपको पता हो गया। अब वाटर पोल्यूशन पता होने के बाद आप वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले तो इसकी हिंदी में, रोकथाम के उपाय। तो इसमें रहता है जो सीवेज होता है उसका शोधन कर ही नदी में छोड़ा जाता है। जो वाटर होता है जो कंपनियों का निकलने वाला उसको शोधित करने के बाद ही उसको नदी में छोड़ें, तो जिससे क्या होगा वाटर कम पोल्यूटेड होगा और जो नेचर है वो बरकरार रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अदरवाइज उसमें मछलियाँ मर सकती हैं और उसमें जो जीव जंतु रहते हैं अदर चीज़ें वो उनकी डेथ हो जाएगी और जो प्लांट्स है ग्रोथ कर रहे हैं सारी चीज़ें उसमें नष्ट हो जाएंगे। और औद्योगिक कचरे का शोधन जैसे कि इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो इन सारी चीज़ों से तुरंत ही सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है, वाटर को क्लीन किया जा सकता है। और इसमें जैविक खेती जैसे कि रासायनिक खाद हो गया, कीटनाशक हो गया, इन सारी चीज़ों का कम से कम अगर यूज़ किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब रीज़न क्या है कि जैसे बहुत बड़े खेत होते हैं और वहाँ पे रासायनिक खाद बहुत सारी डाल दी जाती है, कीटनाशक का यूज ज़्यादा कर लिया जाता है और जब बारिश के साथ ये बह के तालाबों में नहरों में जाता है तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं उसके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो इसीलिए जैविक खेती पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रासायनिक खाद पे जो है उसका यूज़ करें बट लिमिटेड मात्रा में। अगर आप मैक्सिमम मात्रा में यूज़ करेंगे तो ये जो है काफ़ी ख़तरनाक होता है। और इसी तरीके से प्लास्टिक का जो यूज होता है उसका कम यूज़ करना, तो कचरा जो होता है उसको पानी में ना फेंकने से आप जो नेचर है उसको क्लीन कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं नेचर को क्लीन करने में। और जैसे कि जन जागरूकता अभियान, और फिर तेल का रिसाव कंट्रोल करना। समुद्र में जो होता है तेल जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है कंटेनर्स के फॉर्म में, और जब कंटेनर्स कहीं लीक कर जाता है, इन केस कोई हादसा हो जाता है समंदर में, तो जो तेल होता है वो रिस जाता है और समंदर में तेल फैल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है वहाँ पे रहने वाले नेचर के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए। जो भी पानी के अंदर जो चीज़ें रहती हैं जीव जंतु सबके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो चलिए मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, फिर और भी डिटेल में इनको समझेंगे। तो डिफिनेशन देख लीजिए पहले तो, प्रिवेंशंस मैथड। ओके, वाटर पॉल्यूशन जो होता है कैसे कंट्रोल करेंगे या कंट्रोल मेथड। ओके, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, जो सीवेज होता है उसको ट्रीटमेंट करना बिफोर रिलीजिंग इनटू रिवर्स। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट, यूज इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, एंड अवॉइड केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, reduce plastic use, avoid throwing garbage in water. Okay, public
awareness, campaignings and law against water pollution, okay, and oil spill control। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, कैसे इसकी रोकथाम किया जा सकता है और जो भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, ओके, या वाटर को ख़राब कर रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब देखेंगे वाटर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे इस चीज़ को प्रोसेस किया जाता है या वाटर को कैसे क्लीन किया जाता है, ओके। तो डिफिनेशन देख लीजिए। पानी को साफ़ और पीने योग्य बनाने के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य चरण होता है स्क्रीनिंग का करना। तो स्क्रीनिंग एक पहला स्टेप होता है जिसमें हम बड़े कचरे को या जो बड़ा कचरा होता है जैसे कि पत्ते हो गए, प्लास्टिक हो गए, लकड़ी हो गई, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो बड़ी गंदगी है उसको हटा लिया जाएगा तो कम से कम गंदगी बचेगी, जिससे आगे के प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। फिर दूसरा प्रोसेस आता है जिसमें हम अवसादन के नाम से जानते हैं जिसको, इसमें भारी जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं सह अपसादन। तो इसमें क्या होता है, फिटकरी या रसायन जो होते हैं उन सारी चीज़ों को डाल दिया जाता है। अब फिटकरी क्या करती है, जो छोटे कण होते हैं वो आपस में जुड़ने के बाद नीचे बैठ जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप जो सह अपसादन की प्रोसेस होती है इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मिट्टी के धूल के कण होते हैं, उन सारी चीज़ों को नीचे बिठा दिया जाता है, ओके। फिर है आपका छानने की प्रोसीजर। अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रेत बजरी जो होती है उन सारी चीज़ों को पानी से छान लिया जाता है और इन चीज़ों को बाहर कर लिया जाता है। बजरी हो गई, रेत हो गई, तो ये क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। और वाटर पोल्यूशन को जो क्लीन करने का प्रोसेस था उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होगा तभी जाके रेत और बजरी जो होती है वो छानी जाती है, ओके। फिर है कीटाणुनाशक। तो इसमें क्लोरीन हो गई। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन होती है इससे क्या किया जाता है, वाटर जो होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर धूप में जो अल्ट्रावायलेट वेव होते हैं उससे कीटाणु मर जाते हैं। तो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो क्लोरीन का और या फिर यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट वेव जो होती हैं उससे चीज़ों को कंट्रोल में लाया जा सकता है, ओके। और ये कीटाणु जो होते हैं वाटर के अंदर जो वेस्ट वाटर होता है उसमें नष्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर। अब सारी चीज़ें हो गई, जैसे स्क्रीनिंग हो गई, अवसादन हो गया, अपसादन हो गया, और इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी, छानने की प्रक्रिया थी वो भी हो गई, कीटाणु भी उसमें नष्ट कर दिए गए सबसे लास्ट में। अब बचा क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और सारी जगहों पे वाटर को है सप्लाई किया जाएगा, जिसमें साफ़ पानी जो होता है वो घरों में पहुँच जाता है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सिंपल सी बात है, ये इंग्लिश में हम समझ लेते हैं इसको। वाटर ट्रीटमेंट मेक्स वाटर क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल सेफ, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीवेज ट्रीटमेंट की डिफिनेशन को देख लेते हैं पहले। तो हम सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है गंदे पानी से गंदगी या हानिकारक रसायनों कीटाणु हटाकर उसे सुरक्षित बनाना। सिंपल सी बात है कि वाटर को क्लीन करना, ओके। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या किया जाता है, जितने भी गंदगी है, चाहे वो हानिकारक रसायन ही क्यों ना हो, कीटाणु ही क्यों ना हो, सारी चीज़ों को हटा लिया जाता है और उसको सिक्योर या सुरक्षित बना लिया जाता है, जिससे वो ड्रिंकिंग वाटर बन सके या यूज़ कर सके उस चीज़ को, ओके। तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं, कीटाणु और गंदगी हटाना। तो सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है उससे जो कीटाणु होते हैं, जो गंदगी होते हैं उनको हटाया जाता है, और जो नदियाँ होती हैं, जो झील होती हैं, उसको जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट से। अब जैसे जो कंपनियां होती हैं, इसका जो पानी होता है उसमें अगर गंदगी और हानिकारक केमिकल्स को निकाल लिया जाए, कीटाणु या बैक्टीरिया को हटा दिया जाए, तो ये नदियों और झील में जब छोड़ा जाएगा तो ये नुकसान नहीं करेगा, ओके। तो इस तरीके से आप नदियों जो झील हैं उसको काफ़ी हद तक बचा सकते हैं अपने जो कुछ थोड़े बहुत वर्क हैं उसकी हेल्प से। तो इस तरीके से ये जो सीवेज ट्रीटमेंट का वर्क है ये करना पड़ता है, और इससे आप जो नदियां हैं, झील हैं, इन सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। फिर पानी को दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है, जो भी गंदगी है, जो हानिकारक रसायन है, इसको निकालने के बाद, कीटाणु को निकालने के बाद दोबारा से हम रीयूज़ कर सकते हैं उसी वाटर का जो कि ख़राब हो चुका था पहले, ओके। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए इंग्लिश में समझ लेते हैं इसको एक बार। सीवेज ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, हार्मफुल केमिकल्स एंड जर्म्स फ्रॉम वाटर, ओके। जो वेस्ट वाटर होता है, ओके, सीवेज वाटर, ओके, टू मेक इट सेफ फॉर डिस्पोजल्स और रीयूज़। वी कैन रीयूज़, okay, and objectives is remove harmful germs and organic waste, okay, and protect rivers, lake and groundwater from pollutions, okay, make water safe for reuse, okay.
So this is the main importance points of sewage treatments, and this is the main objectives of sewage treatment, and this is the definitions of sewage treatment. I hope सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ देख लिया है, अब देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसमें मेन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे ये वर्क करता है। ओके, तो कंप्लीट प्रोसेस है ये हम देखेंगे, और ये एग्जाम में आपके बहुत बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट के जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं मेन कौन कौन से हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के चरण देख लेते हैं। पहले तो हमारा है प्रारंभिक चरण, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में स्क्रीनिंग है, रेत को हटाना। इसमें क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो बड़ा कचरा होता है उसको, प्लास्टिक हो गई या जो लकड़ी हो गई, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है। एंड इसके अलावा जो रेत होती है उसको हटा लिया जाता है, जो कंकड़ होता है उसको अलग कर लिया जाता है। ओके, फिर है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या आता है, जिससे अवसाधन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भारी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, और इसमें क्या होता है, जो तेल होता है ये ऊपर तैरता रहता है, इसको हटा लिया जाता है। तो ये प्राथमिक उपचार में आता है। प्रारंभिक के बाद प्राथमिक। अब देखेंगे द्वितीयक उपचार क्या होता है। तो इसमें जैविक चीज़ें आती हैं, जैसे कि हवा देना। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया हवा में बढ़कर जो गंदगी होती है उसको खाने लगते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमने ये समझा कि किसी भी चीज़ को सड़ाने के लिए उसमें बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। अब बैक्टीरिया की संख्या कब होगी, जब उसमें ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा, और उस चीज़ को, जो गंदगी है उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसमें हवा दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी संख्या में इंक्रीमेंट होता है, और वो जाके जो गंदगी है, जो जैविक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को खाने के बाद उसको डिकम्पोज करते हैं। ओके, फिर है सक्रिय स्लैश प्रक्रिया। तो इसमें क्या किया जाता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो गंदगी को हानि रहित पदार्थ में बदल देते हैं। जैसे कि जो बहुत सारी हानिकारक चीज़ें हैं, कोई भी गंदगी है, अगर वो वाटर के अंदर है, उसमें हवा देने के बाद जो बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज करने के बाद वो क्या हो जाता है, हानि रहित चीज़ों में बदल जाता है, जैसे खाद में बदल गया। फिर है इसमें तृतीयक उपचार। तो तीसरा जो उपचार होता है, इसमें क्या होता है, छनाई और कीटाणुनाशक। इसमें क्लोरीन हो गया, अल्ट्रावायलेट वेव जो होती हैं, इससे क्या किया जाता है, कीटाणु मर जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है इसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है। और स्लज का उपचार। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, स्लज सुखाकर खाद या बायोगैस बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट के स्टेप्स थे आपको समझ में आ चुके हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो हमने बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, अब देखेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होता है। तो आई होप चीज़ें आपको सारी क्लियर होती आ रही हैं पीछे से। वाटर पोल्यूशन के रीजन, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालता है, और वाटर पोल्यूशन में डीओ क्या होता है, एंड बीओडी क्या होता है, एंड सीओडी क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देख लिया है अब। और इसके अलावा हम देखेंगे इसमें वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। जल गुणवत्ता मानक विनियम हैं जो बताते हैं कि पानी कितना साफ़ और सुरक्षित होना चाहिए, चाहे वो पीने के लिए यूज़ कर रहे हों, चाहे आप घरेलू यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हों, या औद्योगिक या खेती के लिए। तो ये डिसाइड करता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, भारत में जो मानक होता है BIS के थ्रू होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है जो कि ये बताता है कि कोई भी वाटर, चाहे वो आप ड्रिंक करना चाहते हैं, चाहे वो घरेलू यूज़ के लिए हो, चाहे औद्योगिक यूज़ के लिए हो या खेती के लिए, अगर वो बेहतर है तो क्यों बेहतर है और उसकी क्वालिटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं, अब लास्ट टॉपिक हमारा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड का। तो इसमें हम देखने वाले हैं और भी डिटेल से सारी चीज़ों को। तो अब देखेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड का कैसे काम करता है और कैसे जो है इसका यूज़ किया जाता है। ओके, या वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होते हैं किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं और ये कैसे जो है किसी भी वाटर की क्वालिटी को बताते हैं। ओके, तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड ये डिसाइड करते हैं कि कोई वाटर पीने लायक है या नहीं है, यूज़ करने लायक है या नहीं है, वो कैसे करता है काम, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं, और उससे होने वाले पे अगर ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लिखा है। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको समझ में आ रही है, तो मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मुख्य पेयजल मानक क्या है वो देख लेते हैं। जैसे पैरामीटर की बात करें अगर पीएच की, पीएच एक हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिसको हम देखेंगे। अगर 6.5 है तो ये बहुत कम होता है। ठीक है, और अगर 8.5 है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है, इसकी मीडियम होना चाहिए। अगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पाइप जो होता है तो उसमें जंग लग जाती है। ओके, और इसके अलावा अगर 8.5 है तो उस कंडीशन में स्वाद खराब लगता है पानी का। तो ये एक स्टैंडर्ड है पैरामीटर्स में बात करें पीएच का।
तो एक TDS एक पैरामीटर होता है। TDS में क्या होता है, अगर 500 mg पर लीटर से कम है, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पानी होता है वो नमकीन लगेगा, नमकीन स्वाद आता है और पाइप में जम जाता है, ओके। फिर है एक कठोरता, हार्डनेस जो होती है वाटर की, ओके। तो हार्डनेस में क्या होता है, जैसे अगर ये 200 mg पर लीटर है, मतलब सीमा से अधिक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो साबुन होता है ज़्यादा खर्चा करेगा। फिर है क्लोराइड। तो क्लोराइड में क्या होता है, अगर ये 250 mg पर लीटर से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो पानी होता है नमकीन लगने लगता है, तो ये काफ़ी जो है ख़राब हो जाता है स्वाद पानी का। तो इस तरीके से कह सकते हैं क्लोराइड एक पैरामीटर वो भी इफेक्ट करता है वाटर पोल्यूशंस का, या वाटर पोल्यूशंस के इंडिकेटर का, या पैरामीटर्स का, ओके। फिर क्या है इसमें फ्लोराइड। फ्लोराइड से क्या होता है, अगर ये 1.0 mg पर लीटर से ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जो दांत की हड्डियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ओके। एंड इसके अलावा जो आयरन होता है, लोहा होता है, पाया जाता है वाटर के अंदर, अगर ये 0.3 mg पर लीटर से ज़्यादा होता है, लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में जो स्वाद होता है ख़राब हो जाता है और बर्तन पर ये दाग लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं ये अगर ज़्यादा होगा तो ये प्रभाव डालता है और काफ़ी ख़राब प्रभाव डालता है, ओके। फिर पैरामीटर से हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या होता है, अगर ये 45 mg पर लीटर से ज़्यादा है, तो शिशु जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। फिर है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, दस्त, हैजा और जैसे जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं इनको क्रिएट करने का ये काम करता है। तो ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड आई होप आपको क्लियर है क्यों यूज़ किया जाता है। और अगर ये नहीं होता तो हम यही नहीं जान पाते कि 6.5 है उससे कम वाटर हमें क्या फ़ायदा करने वाला है, नुकसान करने वाला है। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड किया जाता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड की हेल्प से, और ये बताते हैं कि कौन सा वाटर पीने लायक है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमारी कंप्लीट वाटर पॉल्यूशंस की यूनिट थी कंप्लीट हो चुकी है, और हमने सारे टॉपिक्स देखे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड की डिफिनेशंस और उसको किस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा सीवेज जो होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके मेन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ों को हमने डिटेल्स में समझा और देखा कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो कैसे काम करता है और इसकी डेफिनेशन के साथ उसका यूज़ क्या है। एंड इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशंस, मेन चरण और बहुत सारी चीज़ें, ओके। एंड इसके अलावा प्रिवेंशंस ऑफ वाटर पोल्यूशंस क्या होता है, कैसे वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं पोल्यूशंस होने से, ओके। डेफिनेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें, और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आई होप बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर करना था आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने देखा। एंड इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, वो क्या होती है, कैसे काम करती है, और इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशंस ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसके बारे में देखा। और सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, बहुत सारे सोर्स होते हैं घरेलू से लेकर जितने भी सोर्स हैं सबके बारे में देखा हमने। और कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशंस, क्या क्या कारण हो सकते हैं वाटर पोल्यूशंस के, इसको डिटेल में समझा हमने। और जल प्रदूषण जो होता है वो होता क्या, उसके अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अब वाटर पोल्यूशन के साथ उसकी डेफिनेशंस और उसका कारण, ओके। तो ये हमारी कंप्लीट जो थर्ड यूनिट थी कंप्लीट हो चुकी है। अब वाटर पोल्यूशंस क्या है, इम्प्योरिटीज़ हमने देखी, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, BOD एंड COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। तो आई होप चीज़ें आपको सारी क्लियर हैं। तो अगर आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा है तो ये आप यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, और आप जो आपकी थर्ड यूनिट है इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, बट सारी चीज़ें सेम रहती हैं। आप चाहे BSc कर रहे हो, BTech कर रहे हो, या आप जो है कोई भी डिग्री कर रहे हो, चाहे ITI ही क्यों ना हो, सभी में लगभग ये सब्जेक्ट होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारी चीज़ें। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का अगर कॉन्सेप्ट आपके सब्जेक्ट में है या आपके सिलेबस में है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।